आतंकजीत सिंह साहब एक चीज बताइए, मेरे दो प्रश्न हैं आपसे, और दूसरा प्रश्न इसलिए है कि आप हम लोगों में से इस चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए आप बेहतर बताएंगे। मेरा पहला प्रश्न यह है कि स्मृति ईरानी जी को इतनी क्या जल्दी है, वो हर बार कूद के जल्दी से आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती हैं। अच्छा, वो एक तो बोलती हैं दांत दांत वो खोलती नहीं है ना, इस तरह से दांत बोलती हैं, तो वो एक मालूम नहीं क्या स्टाइल है उनके बोलने की। तो अब वो उनको क्या दिक्कत है ये मुझे नहीं समझ में आती है। मतलब दांत पीस पीस के बोलने से उनको, भाई हो सकता है उनको गुस्सा आता हो, लेकिन ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज समझना चाह रहा हूं, एक तो उनका काम क्या है, वो अपने पॉइंट्स बढ़ाना चाहती हैं कि जैसे होता है कि मैंने देखिए सबसे आगे किया, मैंने किया। गांव में लड़ाई लड़ाई होती थी, बचपन में लड़ाई होती थी, तो जो नहीं भी करता वो कहता था मैंने भी एक मारा, मैंने भी एक मारा, अरे आपने देखा नहीं मैंने भी जाके मारा। तो क्या ये बताना चाहती हैं कि मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने भी ज्यादा गाली दी, मतलब अपनी एफिशिएंसी। दूसरा मुझे इसलिए है कि अगर अगर बीजेपी इसके प्रति सही में ईमानदार है, तो भाई जो नरेंद्र मोदी की स्पीच है उसका भी तो कोई जवाब दो कि वो इस कारणों से उन्होंने दी थी, उसका मतलब ये था, उस पर साइलेंट हो रहे हैं। एक दूसरा, ये जो हमारे प्रोफेसर रविकांत इसमें बैठे हुए हैं, स्मृति ईरानी को एक ही यूनिवर्सिटी याद आती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। उनको जेएनयू याद आता है, उनके अपने कैबिनेट में दो हैं, तो पहले तो मांग होनी चाहिए कि उस कैबिनेट में उन दो टुकड़े टुकड़े गैंग यूनिवर्सिटी के लोगों को बाहर निकालो, अगर उनको लगता है कि वो इतनी खराब यूनिवर्सिटी है। तो एक तो प्रश्न आप स्मृति ईरानी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको क्यों ऐसी आक्रामक थी और क्या वजह थी। दूसरा, एक वजह आपसे और पूछना है, ये राहुल गांधी जी को क्या हो जाता है। मतलब आज राहुल गांधी जी वहां से लौटे, अब उन्होंने फिर उठा के एलरा की बात शुरू कर दी। अब वो एलरा ही बोलते हैं, मैं हो सकता है उसका नाम लेने में, क्योंकि वर्ड वो है, ये एलरा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है। वो कह रहे हैं फिर से राहुल गांधी, वो ट्वीट किए हैं, इंडिया मिसाइल एंड रडार अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू अ कंपनी ओन्ड बाय अडानी एंड अ ड्यूबियस फॉरेन एंटिटी कॉल्ड एलरा। Who controls LRA? Why is India national security being compromised by giving control of strategic defense equipment to unknown foreign entities? राहुल गांधी जब भी बोलते हैं तो देश की सुरक्षा, देश की, अब एलरा में फिर से, अरे भाई अभी तो तुम्हारी वजह से कह रहे हैं माफी मांगो माफी मांगो, तो इसके बाद तो कहीं ये ना कहने लगे कि कान पकड़ के उठक बैठक करो, कान पकड़ के उठक बैठक करो, क्योंकि वो एलरा अडानी जी के जो बेनामी कंपनी है उसके बारे में पूछ रहे हैं। मैं दोनों, स्मृति ईरानी और ये एलरा पे की क्या मतलब है, इस पे जरा आप से सुन लें। देखिए, जहाँ तक स्मृति ईरानी का सवाल है, स्मृति ईरानी हो या अनुराग ठाकुर हो, ये इनके फायर फाइटर्स हैं। जब लगती है घर में आग तो सबसे पहले इनको भेजा जाता है कि भैया जाके वहाँ आग बुझाओ, थोड़ा धुआं उठेगा उसको हम संभाल लेंगे। तो ये अब आप देखिए, कभी भी किसी भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम हो, फार्मर एजुटेशन की प्रॉब्लम हो, तो अनुराग ठाकुर बीच में आ जाते हैं, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है फार्मिंग से। जब कोई ऐसी बात आती है जिसमें विपक्ष या राहुल गांधी का मामला आता है, तो क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी से हैं, तो वो इसलिए लाई जाती हैं कि वो कहती राहुल गांधी को उन्होंने अमेठी के इलेक्शन में हराया। तो ये एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो बीजेपी अब लोगों के मन में मानचित्र जो है पेश करना चाहती है कि हमारे जो लोग हैं वो राहुल गांधी हमारे सामने कुछ नहीं है, उनको तो हम इलेक्शन में हरा चुके हैं। स्मृति ईरानी का जो कद है वो राहुल गांधी से ऊपर है। तो अगर स्मृति ईरानी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कर रही है और राहुल गांधी को हरा के अगर पार्लियामेंट में आई हैं, तो वो जो कह रही हैं वो ठीक है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो गलत है। वो होता है ना पक्ष विपक्ष का मामला। तो आई थिंक स्मृति ईरानी को हमेशा राहुल गांधी के मामले में आगे कर दिया जाता है, थोड़ा ह्यूमिलेट करने के लिए राहुल गांधी को। ये ही मुझे समझ में आता है एज ऑफ राइट नाउ। दूसरी बात आपने कही थी कि बीच में एक चीज आपने और कही कि बीजेपी में जब मोदी साहब कुछ बोलते हैं तो उनके पक्ष को, उनकी पक्ष की बात रखने के लिए या उनकी बात को इंडोर्स करने के लिए कोई सामने नहीं आता है, क्योंकि मोदी साहब बात ही ऐसी करते हैं कि वो गोलमोल बात करते हैं। अगर आप उनसे कहिए कि अदानी साहब ने ये कर दिया और वो कर दिया, वो कहते हैं मैं देश के वोटर मुझे देख रहे हैं, मैं देश का विकास कर रहा हूँ, मैं किसानों को सम्मान निधि दे रहा हूँ, मैं पेंशन दे रहा हूँ, मैं बीज और खाद जो है वो सस्ता मुहैया करा रहा हूँ। यहाँ के लोग जानते हैं 80 करोड़ वोटर मतदाता जो हैं वो मेरे भगवान हैं। अब हालांकि 80 करोड़ लोगों ने वोट उनको नहीं दिया, पर वो सोचते हैं जो लाभार्थी वर्ग है देश का वो सब अब मोदी जी का वोटर हो गया है। तो जिसको जिसको इन्होंने फ्री राशन बांटा है और जिनको जिनको इन्होंने किसान सम्मान निधि दी है, वो इनका वोट बैंक इनको छोड़ के नहीं जाएगा। और अगर और कुछ नहीं हुआ तो योगी महाराज का 80-20 तो है ही है। उनको भी एडवांटेज है कि 80% जो है वो हिंदू वोट बैंक है, 20% माइनॉरिटी है, तो कहाँ स्टैंड करेंगे।
क्या दलित, क्या एससी, क्या एसटी, सब हिंदू हैं, तो वो सबको एक लाइन से, एक लकीर से खींच देते ना। ये एक बीजेपी की एक आदत है कि कुछ नहीं होगा तो सांप्रदायिकता, पोलराइजेशन के नाम पे तो हम इलेक्शन जीत ही जाएंगे। तो ये पहले दोनों सवालों का सवाल है। तीसरा जो आपने सवाल किया एलारा वाला, उस पर आज मैंने एक प्रोग्राम भी किया था। एलारा का मुद्दा ये है कि एलारा जो है वो एक शेल कंपनी है। जैसे कि आपने पिछले प्रोग्रामों में देखा, अल्बुला, एलारा, ये जो कंपनियों के नाम आ रहे हैं, ये 38 शेल कंपनियों में से हैं जो राउंड ट्रिपिंग के जरिए मोदी अपना अदानी के शेयर्स को 100 रुपए से 4,000 रुपए पे ले गई। अब वो 4,000 रुपए के जो शेयर थे वो अब आके 70% घट के उनकी मार्केट वैल्यूएशन 9,20,000 करोड़ रह गई है, जो फरवरी एंड में एक समय पे 6,80,000 करोड़ हो गई थी। तो 19,20,000 करोड़ से 9,20,000 करोड़ पे आ जाना, 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, भाई किसी भी बिजनेसमैन को चुभेगा। अब ये एलारा का मामला ये है कि एलारा का ये फैक्ट जो आज इंडियन एक्सप्रेस में भी आया, सामने आया, कि एलारा जो कंपनी है वो डायरेक्टली इन्वेस्टेड है अदानी स्टॉक्स में। तो 99% उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का है। बट एलारा डिसाइड्स कि वो अदानी एंटरप्राइज का 1.6% स्टेक होल्ड करती है, अदानी ट्रांसमिशन का 3.62% स्टेक होल्ड करती है, 1.62% अदानी टोटल का होल्ड करती है। एलारा ने अदानी, ये एक कंपनी है एडीटीएल, उस एडीटीएल कंपनी का नाम है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, इसके पास सरकारी ठेके हैं। ये रेडियो रिलेज बनाती है आर्मी के लिए, ऑफसेट पार्टनर भी है इजराइल एरोस्पेस के साथ। आपको याद होगा इजराइल एरोस्पेस के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग होनी थी। इसका मेंशन भी राहुल गांधी जी ने किया था कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग अदानी एंटरप्राइज के पास कैसे चलेगी। अदानी एंटरप्राइज तो सीमेंट प्लांट उनके पास है, उनके पास कोल प्लांट्स हैं, कोल इंपोर्ट करते हैं, पोर्ट्स मैनेज करते हैं। तो ये डिफेंस में कैसे घुस गए? जैसे आपको याद होगा रिलायंस डिफेंस घुसी थी रफेल के टाइम, वैसे ही अदानी डिफेंस भी एक कंपनी बनाई गई। उसमें एलारा ने एक वासका करके कंपनी थी जो पेरेंट कंपनी थी इस एडीटीएल की। उस एडीटीएल में इन्होंने अपना 45%, 44.6% स्टेक जो है वो खरीदा उस पेरेंट कंपनी में। और इधर से रिलायंस डिफेंस ने उसी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया 26% अपनी इक्विटी। तो हुआ क्या कि एलारा जो है, क्योंकि वो 99% इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो सिर्फ अदानी का ही स्टॉक करती है और इनडायरेक्टली विनोद अदानी को कंट्रोल करते हैं, तो उनके पास 51% कंट्रोलिंग स्टेक आ गया इस कंपनी का जिसका नाम है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज। क्योंकि इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अभी इन्होंने रडार्स, एयर डिफेंस कंट्रोल रडार्स के 66 रडार्स की डिलीवरीज करी है आर्मी को, और उसके अलावा इनके पास मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं MiG-29 एयरक्राफ्ट के सिमुलेटर्स के, इनके पास मिलिट्री कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के काफी चीजें हैं। तो दो चीजें खुल के जो पिछले 3 दिन में आई हैं जिसका खुलासा हुआ है कि जो अंबुजा एसीसी सीमेंट हॉचिन लिमिटेड से खरीदी गई स्विस कंपनी से, वो डायरेक्टली विनोद अदानी की कंपनी, और विनोद अदानी ही अंबुजा के मालिक हैं। और दूसरी बात जो राहुल गांधी ने उजागर की कि एलारा के थ्रू जो ये एडीटीएल है जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में घुस गई है और जो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस भी करेगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोजेक्ट्स भी बनाएगी, सैटेलाइट्स भी लगाएगी और ड्रोन्स भी बनाएगी, उस कंपनी का डायरेक्ट जो लिंक है वो अदानी के अमूल्य रिसोर्सेज फैमिली ट्रस्ट, इसमें विनोद अदानी और राजा बहन अदानी उनकी रिश्तेदार होंगी या उनकी वाइफ होंगी, वो ट्रस्टी हैं। वो ट्रस्ट इनडायरेक्टली एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को ओन करता है, जिसके अंडर इन्होंने अंबुजा सीमेंट खरीदी है, और वही कंपनी डायरेक्टली लिंक्ड है एलारा से, जो शेल कंपनी है विनोद अदानी की, और जो अदानी डिफेंस भी ओन करती है। यही बात फोर्ब्स ने कही थी कि जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि विनोद अदानी जो है 1.3 बिलियन डॉलर के मालिक है, या उनकी वैल्यू जो है 1.3 बिलियन डॉलर की वर्थ है, वो कहीं वर्थ जाके 7 या 8 बिलियन डॉलर, और जैसे जैसे खुलासे आते जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि विनोद अदानी गौतम अदानी के भाई ही नहीं, उनके इक्वल पार्टनर भी हैं, जिसका गौतम अदानी ने हमेशा शुरू से लेकर अभी तक विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वो मेरे पार्टनर नहीं है, उनका अदानी एंटरप्राइज या अदानी ग्रुप कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। और विनोद अदानी की इन्वॉल्वमेंट को जब एक्सपोज करते हैं राहुल गांधी, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि गौतम अदानी एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अदानी ग्रुप झूठ बोल रहे हैं। और वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? आतमजीत सिंह साहब, मैं बीच में एक इंटरव्यू करके एक चीज पूछ लूं। ये राहुल गांधी का अभी तक पास्ट रिकॉर्ड ये है कि उनको कोई कुछ बोले, लेकिन अगर उन्होंने किसी पे कोई आरोप लगाया है, चाहे वो रफाल हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी, वो बात वैसे ही निकली है। उनका आज तक का पास्ट रिकॉर्ड ये है कि वो उसको समझते हैं। क्या इसका कारण यह है कि उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा रहती है,
या इनका कारण उनका पढ़े लिखे होना है कि वो जब सूचना आती है, जैसे भाई आपके पास सूचना आई है तो आप चूंकि आंकड़ों को समझते हैं तो हमसे बेहतर आप इसको समझते हैं, तो क्या है मतलब उनकी सूचना तंत्र बेटर है कि उनका पढ़ा लिखा होना उनको उनका एक एसेट है? एक छोटी टिप्पणी इस आनंद पे भी। वर्धन जी, पॉलिटिक्स को आप समझते हैं, पॉलिटिक्स होती है परसेप्शन की। जब आप आंकड़ा देखते हैं, डेटा देखते हैं, जब आप देखते हैं देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, आपने 2 करोड़ नौकरियां पर साल का वादा किया जो कि दी नहीं जा सकती, बिकॉज यूपीए की सरकार में यूपीए ने देख लिया कि मैक्सिमम नौकरियां वो निकाल पाए तो 70 लाख नौकरियां निकाल पाए एक साल में दी, जब बूम टाइम था। तो 2 करोड़ नौकरियों का जो जुमला था वो उन्होंने एक्सपोज किया कि जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो यही लोग जो है, नौजवान जो है, इन्हीं को दौड़ाएगा सड़क पे, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात आई। तो दूसरी बात राफेल वाली आई कि राफेल में जहां 108 एयरक्राफ्ट एक स्पेसिफिक अमाउंट पे खरीदने जाने थे, उतने अमाउंट में 36 एयरक्राफ्ट खरीदे गए। रिलायंस डिफेंस को उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तो जाहिर सी बात है इम्प्रोप्राइटरी की बात क्लियर हो गई कि हम नेगोशिएट कर रहे थे प्लेन, हमने सब बातें तय कर दी थी। अब जब लेने खरीदने की बात आई तो जब आपने 80 खरीदने थे तो आप 36 खरीद के ले आए, तो इम्प्रोप्राइटरी क्लियर होगी। उसको राहुल गांधी ने फ्लैग किया, पर उस पर 2019 का इलेक्शन लड़ा गया पुलवामा पे, वो बात वहीं खत्म हो गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिल गई। फिर आया कोविड का टाइम। कोविड का टाइम आया तो जब जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो राहुल गांधी ने कहा था कि जब ये महामारी फैलेगी तो ऐसी फैलेगी कि ये कंट्रोल नहीं बनेगी, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की पीएचसी सर्विसेज या हेल्थ सर्विसेज किस तरीके की हैं, किस तरीके का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके की पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, वो कंट्रोल कैसे होगी अगर कोरोना फैल गया। वो बात सच हो गई। फिर उसके बाद जब उन्होंने महंगाई पे, किसानों पे, अच्छा किसानों का जब एजिटेशन हुआ तो एक आम आदमी को, एक बच्चे बच्चे को समझ में आ गया कि भाई अगर मैं 1600 रुपए कुंटल अगर बीज लेता हूं और उसका दाम मुझे 400 रुपए कुंटल उपज का मिलता है, जिसमें इनपुट में मेरी खाद भी जाती है, यूरिया भी जाता है, जमीन भी जाती है, मेहनत भी जाती है, और 6 महीने बाद मुझे माकूल कीमत नहीं मिलती, तो इसमें नुकसान किसानों का हो रहा है। तो उनको प्राइस एश्योरेंस मिलना चाहिए या उनको एमएसपी मिलना चाहिए। तो एक बच्चा भी बता सकता है। तो यही बात उन्होंने कही। पर सरकार ये कहती है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। अब किस पे थी, किस पे है और कहां रहेगी, ये तो मोदी जी ही बता सकते हैं। तो जहां तक राहुल गांधी ने सरकार को एक्सपोज किया वो तो काबिले तारीफ है, क्योंकि जो जो बातें उन्होंने कही और प्री नॉमिनेशन उनकी थी कि ये होने वाला है। और दूसरी बात, जैसे आपने डेटा की बात की, डेटा सब देखिए, जो भी एक डेटा पढ़ सकता है या डेटा को समझ सकता है उसको डिसाइफर भी कर सकता है और उसकी इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है कि ये होगा या वो होगा। आज आप अदानी के शेयर्स देख रहे हैं तो मैं मार्केट देख के आइडिया लगा सकता हूं कि ये शेयर्स अब अदानी के नीचे जाएंगे या स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, इररिस्पेक्टिव कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं। तो बहुत सारी चीजें परसेप्शन पे डिपेंडेंट होती हैं। राहुल गांधी की जो टीम है उनकी परसेप्शन करेक्ट है, टू द पॉइंट है, बट एक चीज जरूर है कि ऑपोजिशन के पास एक नब्ज, वो ब्रह्मास्त्र नहीं है कि जो सांप्रदायिकता और हिंदू राष्ट्र का जो नारा बीजेपी की सरकार लगा रही है उसको कैसे भेजना है। जिस दिन उनके पास वो ब्रह्मास्त्र आ गया तो ये 18 की 18 पॉलिटिकल पार्टीज या 9 की 9 स्टेट्स के सीएम्स ये इकट्ठे होके और बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। अगर ऑपोजिशन यूनाइट होगी तो उनके पास कोई ना कोई ब्रह्मास्त्र होना चाहिए कि जो सांप्रदायिकता का मूल मंत्र और हिंदू वर्सेस अदर्स का जो ये जहर फैलाया जा रहा है सोसाइटी में, इस पे बात होनी जो है वो पेंडिंग है। जी जी। आतमजीत सिंह साहब, चलते चलते क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है, एक चीज आपसे पूछ लें। एक इलेक्शन तुरंत सिर पे है। कर्नाटका का इलेक्शन मई में, पिछले बार 2018 में 12 मई को वोट हो गया था। 27 मार्च को चुनाव संहिता मतलब वो आ गया था, डिक्लेरेशन आ गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया था। अब बिल्कुल सिर पे है। ये जो कुछ भी पार्लियामेंट में हो रहा है या जो भी विपक्ष और ये हो रहा है, आपको क्या लगता है इसका पहला टेस्ट जो होता नहीं कि ओपनिंग, बिल्कुल आपको जाके कर्नाटका में इसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, कर्नाटका इलेक्शन में इसकी प्रतिध्वनि दिखाई देनी चाहिए जो भी आज पार्लियामेंट में हो रहा है? कर्नाटका की इलेक्शन, आनंद वर्धन जी, जहां तक सवाल है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी डायरेक्ट लड़ाई है। उसमें जेडीएस ही एक पार्टी है जो वहां पे किंग मेकर या स्पॉइलर जिसको कहते हैं उसकी भूमिका अदा कर सकती है। उसके अलावा तो कोई पार्टी वहां पे और है नहीं। तो अगर मान लीजिए ऑपोजिशन यूनिटी के लिए वहां पे सीपीआई को जाना पड़े या सीपीएम को जाना पड़े या चंद्रशेखर राव को भी जाना पड़े, तो वो एज एन आउटसाइड सपोर्ट कांग्रेस को करने के लिए वो लोग अपनी वहां पे मीटिंग्स लगा सकते हैं। बट ये फाइट डायरेक्टली सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की कांग्रेस पार्टी और आपकी बोमई और जो दूसरे जेडीएस के आपके येदुरप्पा तो हो गए बीजेपी के, येदुरप्पा और बोमई बीजेपी के हैं,
और जेडीएस के उनके देवेगौड़ा के बेटे उनके कुमारस्वामी, वर्चस्व की, जी कुमारस्वामी, उनके वर्चस्व की लड़ाई है। अब मामला यहाँ पे आ जाता है कि कांग्रेस में हमेशा जब भी एक अच्छी पोजीशन पे होती, जैसे पंजाब में आपने देखा कि कांग्रेस पोल पोजीशन पे थी, पर उसके बाद जिस तरीके से अमरिंदर सिंह को उन्होंने निष्कासित किया और चरणजीत चन्नी को आगे लेकर आए, वो पंजाब का इलेक्शन हार गए। तो अगर कांग्रेस में इनफाइटिंग नहीं होगी और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और कैंडिडेट्स के चुनाव को लेकर, क्योंकि अपने लोक नीति का भी आपने पीछे देखा होगा, एक एग्जिट पोल या उसका ओपिनियन पोल आया था। उस ओपिनियन पोल में ये कहा गया था कि 40 से 44% वोट कांग्रेस की तरफ है और 30 से 34% वोट जो है वो बीजेपी की तरफ है। तो क्लियरली कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान ज्यादा है। अगर इनफाइटिंग नहीं हुई तो कांग्रेस ये इलेक्शन निकाल लेगी, और अगर कांग्रेस मई में ये कर्नाटका का इलेक्शन जीत जाती है तो आने वाले नवंबर दिसंबर में जो तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव है उसमें पोजीशन कांग्रेस की अच्छी हो जाएगी। फिर एक सकारात्मक ऑपोजिशन की पोजीशन में कांग्रेस जो है वो अलायंसेस बना सकती है, यूपीए 3 टाइप का अलायंस बना सकती है। तो कर्नाटका का इलेक्शन मेरे हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी का एसिड लिटमस टेस्ट है। अगर उसमें वो पास हो जाती है कांग्रेस, तो आने वाली ऑपोजिशन यूनिटी के लिए बहुत कारगर साबित होगा। जी।